सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, थोड़े सब्सक्राइबर चाहिए तरक्की के लिए, सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, थोड़े सब्सक्राइबर चाहिए तरक्की के लिए। यस, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। यस माय डियर बच्चा लोग, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड 11th एंड 12th। व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंट थिंग? यस माय डियर बच्चा, ग्रामर फंक्शन, टॉप 20 IMP ग्रामर फंक्शन। यार सुर पे मत जाना दोस्त, अच्छा गाता नहीं हूँ, बहुत बुरा गाता हूँ, आई नो वेल। सुन, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना माय डियर बच्चा लोग। चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। आज हम लोग बच्चों सीखने वाले हैं कुछ ग्रामर फंक्शन, टॉप 20 IMP ग्रामर फंक्शन फॉर स्टैंडर्ड 11th एंड 12th। बच्चा लोग मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामर फंक्शंस बहुत सारे हैं, कितने आप रिमाइंड करोगे, कितने ध्यान में रखोगे, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ग्रामर फंक्शंस हैं जिनको अगर आप रिमाइंड करते रहे तो आपका 99% काम हो जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, होम एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। सो we are going to talk about that top 20 what grammar function. So come to the point, look at the board, see the first function, showing purpose. purpose उद्देश्य, purpose उद्देश्य होता है। वो प्रपोज मत समझ लेना, हाँ आंदोलन थई जवानू नती भाई। पर्पज एटले उद्देश्य या इरादा। जब भी किसी वाक्य में इरादा या उद्देश्य दर्शाया रहेगा, क्या इरादा या उद्देश्य दर्शाया रहेगा, तो पक्का उसमें कुछ कंजक्शंस होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे। जैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या मतलब हुआ? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब मूल क्रियापद। कौन सा क्रियापद बच्चे? मूल क्रियापद। यानी टू के साथ सेंटेंस में V1 आया रहेगा। ही वेंट टू अमेरिका, ही वेंट टू अमेरिका टू अर्न मनी। वह अमेरिका पैसा कमाने के इरादे से गया। आई बॉट हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी टू इनरिच माई नॉलेज ऑफ वोकैब। शब्दकोश का ज्ञान बढ़ाने के लिए मैंने क्या करा? मैंने इंग्लिश डिक्शनरी खरीदी। विथ ए व्यू टू के साथ आएगा ING वाला वर्ब, ठीक है। जैसे सुधा स्टार्टेड जॉगिंग विथ ए व्यू टू रिड्यूसिंग हर वेट। सुधा अपना वजन कम करने के इरादे से जॉगिंग करना शुरू कर दिया। इन ऑर्डर टू के साथ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मूल क्रियापद। देखो विथ ए व्यू टू आता है उद्देश्य इरादा सूचक वाक्य में, तो उसमें क्या आएगा? विथ ए व्यू टू के जो बाद वर्ब रहेगी उसमें क्या आएगा? ING। वी फर्स्ट में क्या जोड़ देना है आपको? ING। इन ऑर्डर टू भी आ सकता है। ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, यानी ये कंजक्शंस हैं कि पर्पज वाले सेंटेंस में आएंगे ही आएंगे। इन ऑर्डर टू के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मूल क्रियापद। जैसे विथ ए व्यू टू प्लस ING। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आशुतोष वेंट टू लंदन टू अर्न मनी। एक ही सेंटेंस पे सारे एग्जाम्पल करते हैं। आशुतोष वेंट टू लंदन टू अर्न मनी। आशुतोष पैसा कमाने के लिए लंदन चला गया। आशुतोष वेंट टू लंदन विथ ए व्यू टू अर्निंग मनी। EARN, अर्न में क्या जोड़ दिया बच्चे? ING। आशुतोष वेंट टू लंदन विथ ए व्यू टू अर्निंग मनी। यहां पर इन ऑर्डर टू करना है। आशुतोष वेंट टू लंदन, आशुतोष वेंट टू लंदन इन ऑर्डर टू अर्न मनी, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा आता है इन ऑर्डर दैट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इन ऑर्डर दैट में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यानी इन ऑर्डर दैट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा। आशुतोष वेंट टू लंदन इन ऑर्डर दैट ही कुड अर्न मनी।
सो दैट, यहां पर खास बात है, सो और दैट के बीच में खाली जगह नहीं होनी चाहिए। ये सो दैट कैसा रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, यहां खाली जगह ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो ये क्या शो करेगा, पर्पज शो करेगा। और इसमें भी सेम वैसा ही सेंटेंस बनेगा जैसे इन ऑर्डर दैट में बनेगा। ही वेंट टू लंदन, आशुतोष वेंट टू लंदन सो दैट ही कुड अर्न मनी। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। देखो अगले सेंटेंस पे ध्यान दो, शोइंग कंट्रास्ट। चलो बच्चा लोग देखते हैं। अब ये दूसरा है शोइंग कंट्रास्ट। कंट्रास्ट विरोधाभास, विरोधी अर्थ वाले दो वाक्य होंगे। ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए जो फंक्शन यूज हो रहा है वो क्या है, शोइंग कंट्रास्ट। अब इसमें कुछ कंजक्शंस आएंगे, दो, आल्दो, इवन दो, इवन इफ, दो, आल्दो, इवन दो, इवन इफ, यद्यप, फिर भी। इसमें दो आल्दो के तुरंत बाद आएगा पहला वाक्य, उसके बीच में क्या होगा, कॉमा, और फिर दूसरा होगा विरोधी वाक्य। अब देखो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, दो, आल्दो, इवन दो, ये चारों का सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, चारों एक दूसरे की जगह पे आ सकते हैं, ठीक है। दो यू लुक स्मार्ट, नो वंस लुक एट यू, दो यू आर स्मार्ट, नो वन लुक्स एट यू, यद्यप तुम स्मार्ट दिखते हो, तुम स्मार्ट हो, फिर भी तुम्हारी तरफ कोई देखता नहीं है। विरोधाभास आना, यू लुक स्मार्ट, नो वन लुक्स एट यू, दो यू लुक स्मार्ट, नो वन लुक्स यू एट यू, आल्दो यू लुक स्मार्ट, नो वन लुक्स एट यू, यद्यप तुम स्मार्ट दिखाई देते हो फिर भी तुम्हारी तरफ कोई देखता नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, ये दो आल्दो सेंटेंस स्टार्टिंग में होंगे, पहला वाक्य होगा विरोधी वाक्य, और उसके बाद इवन इफ सेम है, पहला वाक्य, प्रथम वाक्य, फिर बट, येट, स्टिल, फिर विरोधी वाक्य। बट, एट, स्टिल हमेशा वाक्य के बीच में आएगा, किंतु परंतु फिर भी यू लुक स्मार्ट बट नो वन लुक्स एट यू, यू आर स्मार्ट बट नो वन लुक्स एट यू, तुम स्मार्ट हो लेकिन कोई तुम्हारी तरफ देखता नहीं है। यू आर स्मार्ट एट नो वन लुक्स एट यू, आप स्मार्ट हो फिर भी तुम्हारी तरफ कोई देखता नहीं है। अंडरस्टूड? आपको समझना क्या है बच्चे कि ये कंजक्शंस जो है बट, एट, स्टिल बीच में आएंगे और यहाँ पर कोई भी कॉमा नहीं है। अब है हाउ एवर और एज। हाउ एवर और जो एज का सिस्टम है, दो, आल्दो, इवन दो, इवन इफ, सेम वाला कंजक्शन है, बस इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या थोड़ा सा चेंज है। हाउ एवर वाले सेंटेंस में सबसे पहले हाउ एवर आएगा, उसके तुरंत बाद आएगा एडजेक्टिव, और उसके बाद हाउ एवर, एज, हाउ एवर यहाँ पर हाउ एवर आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और विरोधी वाक्य। हाउ एवर स्मार्ट यू आर, हाउ एवर स्मार्ट यू आर, नो वन लुक्स एट यू, स्मार्ट हो फिर भी तुम्हारी तरफ, जबकि कोई तुम्हारी तरफ देखता नहीं है, जबकि तुम स्मार्ट हो फिर भी तुम्हारी तरफ कोई देखता नहीं है। यानी यहाँ पर जो वर्ड था स्मार्ट, हाउ एवर स्मार्ट यू आर, हाउ एवर स्मार्ट यू आर, नो वन लुक्स एट यू। एडजेक्टिव, अगर एज वाला जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले एडजेक्टिव आएगा, फिर एज आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और दूसरा विरोधी वाक्य। एडजेक्टिव क्या था, स्मार्ट, स्मार्ट एज यू आर, स्मार्ट एज यू आर, नो वन लुक्स एट यू, यद्यप स्मार्ट हो तुम, जबकि स्मार्ट हो तुम फिर भी तुम्हारी तरफ कोई देखता नहीं है। अब यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ की रचना समझ लो। इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का क्या मतलब होता है, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। इंस्पाइट ऑफ बीइंग स्मार्ट, दो बातें हैं, इंस्पाइट ऑफ लिखो उसके बाद तुरंत आईएनजी और उसके बाद या हिज हर लिखो और उसके बाद विरोधी वाक्य। सेंटेंस सुनो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्मार्ट नो वन लुक्स एट यू, इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्मार्ट नो वन लुक्स एट यू।
स्मार्ट होने के बावजूद भी तुम्हारी तरफ कोई देखता नहीं है। इन स्पाइट ऑफ हिज स्मार्टनेस, नाउन बनाना पड़ेगा। हिज और हर लिया सब्जेक्ट की स्पाइट से। इन स्पाइट ऑफ हिज स्मार्टनेस नो वन लुक्स एट हिम। इन स्पाइट ऑफ हिज स्मार्टनेस, हिज और हर लोगे तो क्या बनाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा एडजेक्टिव को। इन स्पाइट ऑफ हिज स्मार्टनेस नो वन लुक्स एट हिम, उसकी स्मार्टनेस के बावजूद भी कोई उसकी तरफ देखता नहीं है। इन स्पाइट ऑफ के बदले हम ले सकते हैं डिस्पाइट। डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है, स्ट्रक्चर वही है, आईएनजी वाला रूप आएगा वर्ब का, या हिज हर के बाद हम नाउन बना देंगे और फिर विरोधी वाक्य। जैसे इन स्पाइट ऑफ हो गया डिस्पाइट हिज स्मार्टनेस, डिस्पाइट बीइंग स्मार्ट नो वन लुक्स एट हिम, डिस्पाइट हिज स्मार्टनेस नो वन लुक्स एट हिम। नाउ चले सपोजिशन ऑफ एक्शन। सपोजिशन ऑफ एक्शन या केवल क्या लिखा रहे, सपोजिशन। तो सपोजिशन आया बच्चे, तो सपोजिशन का मतलब होता है अनुमान सूचक, अनुमान। अब देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एज इफ, सब्जेक्ट वर्ब एटसेट्रा। अब यहां पर खास बात आपको क्या याद रखना है कि कंजक्शन इसमें आएगा एज इफ। तो पहले सेंटेंस में रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर कंजक्शन एज इफ, फिर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, इसके हिसाब से। मान लो यहाँ पर लिखा रहे मधु, मान लो नाम क्या लिख गया, मधु, तो इसके हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट क्या ले लोगे, सी। ठीक है। और एक खास बात है, ये एक वचन हो बहुवचन हो चाहे जो भी हो, सबके साथ वर ही आने वाला है। क्या आने वाला है, वर। ठीक है। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल मधु सिंग्स, मधु सिंग्स, सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद कंजक्शन एज इफ सीवर, सीवर श्रेया, श्रेया घोषाल, श्रेया घोषाल। माधुरी सिंग्स एज इफ सीवर श्रेया घोषाल, माधुरी ऐसा गाती है मानो कि वो क्या हो, श्रेया घोषाल हो। यहाँ पर हम अनुमान के आधार पर क्या करें, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो खास बात क्या है, एग्जाम में आपको कंजक्शन एज इफ के बदले एज दो भी आ सकता है। दो कंजक्शंस हैं, दोनों का एक ही मतलब है, एज इफ एज दो, मानो कि जैसे कि। और हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के बाद, दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के बाद वर आता है, और कहीं कहीं पर हैड बीन भी दिया रह सकता है, तो वो भी क्या है, सही है। क्लियर, ओके। रिजल्ट, रिजल्ट इटले परिणाम। अगर सेंटेंस में आता है सो और आता है देयरफॉर, सो इसलिए, देयरफॉर इस कारण, तो क्या शो करेगा, रिजल्ट शो करेगा। हमको यहाँ सेंटेंस बनाना नहीं है, सिर्फ हमको समझना है कि कौन से कंजक्शंस रहेंगे तो कौन सा फंक्शन सेंटेंस में रहेगा। आइडेंटिफाई द फंक्शन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट, अब देखो TOO और टू आता है तो भी क्या शो होता है, रिजल्ट। ही इज टू फैट टू रन फास्ट, ही इज टू फैट टू रन फास्ट। मोन्टू इज टू फैट टू रन फास्ट, मोन्टू दौड़ने के लिए बहुत ही मोटा है, यानी मोन्टू इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। एडजेक्टिव के पहले टू आया और उसके तुरंत बाद टू आया, तो क्या करेगा, सो रिजल्ट शो करेगा। सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव एनफ टू, एनफ के बाद भी आता है टू, एनफ के बाद भी टू आता है, उसके साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक खास ध्यान रखना है, 2 + V1 2 + V1। हाँ, ही इज स्मार्ट इनफ टू आंसर एनी क्वेश्चन, ही इज स्मार्ट इनफ टू आंसर एनी क्वेश्चन, किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए वो पर्याप्त बुद्धिमान है। सब्जेक्ट वर्ब, सो दैट, देखो सो डैश दैट, यानी सो के बाद एडजेक्टिव फिर दैट। दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट कैन नॉट, कुड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मोन्टू इज सो फैट, मोन्टू इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ही इज स्मार्ट इनफ to answer any question, he is so smart that he can answer any question. Yes, such that, सेंटेंस में such that आया तो भी क्या, such dash that आया
तो भी क्या शो होगा, रिजल्ट शो होगा मेरे बच्चे। चलो 5वें नंबर पे चलते हैं, एडवाइस सजेशन। एडवाइस सजेशन, एडवाइस मीनिंग सलाह, सजेशन मतलब सुझाव। अब ये तीनों को याद रखने के लिए आपको कुछ ध्यान रखना है। सेंटेंस में आया रहे शुड, ऑट टू, हैड बेटर, ध्यान देना, शुड, ऑट टू, हैड बेटर, और उसके साथ क्या आनी चाहिए, V1। तो आप समझ जाना उसमें क्या है, एडवाइस है या सजेशन है। क्लियर? You had better take rest at home as you are ill. You had better take rest at home. बीमार हो जैसा कि बेहतर है कि घर पे क्या करो, आराम। You should take rest. You are to take rest. एडवाइस और सजेशन को शो करेंगे। क्लियर? मैनर ऑफ एक्शन, एक्शन का मैनर, एक्शन का मैनर, काम करने का ढंग या तरीका। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एज लाइक, एज या लाइक वर्ड आए रहेंगे, फिर सब्जेक्ट और वर्ब, दूसरा सेंटेंस, ठीक है ना। ही डज पेंटिंग, ही डज पेंटिंग एज हिज फादर डज, वह ऐसे ही पेंटिंग करता है। ही ड्राज पेंटिंग्स एज हिज फादर डू, एज हिज फादर डज, वह ऐसे पेंटिंग बनाता है जैसे कि उसके पिताजी बनाते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, काम करने का तरीका, मैनर ऑफ एक्शन। हैबिचुअल एक्शन आर हैबिचुअल इन द पास्ट, ये देखा ध्यान, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट या हैबिचुअल एक्शन, दो में से कोई भी रहे, एक ही मतलब हुआ है, भूतकाल की आदत। हमको यहाँ पे कंजक्शन क्या है, यूज्ड टू। सेंटेंस में आया यूज्ड टू, ही यूज्ड टू वॉक, वह चला करता था। अब एक चीज़ और है, अगर यूज टू के बाद वर्ब में आईएनजी भी आता है, लेकिन कब, जब यूज टू के एकदम ठीक पहले, जैसे ये उंगली के पहले, ये बीच वाली उंगली के पहले एग्जैक्ट कौन सी वाली है, ये फिंगर है, और इसके बाद ये, इसके पहले, इसके पहले ये, यानी एकदम एग्जैक्ट पहले, अगर यूज टू के एकदम एग्जैक्ट के पहले इज, एम, आर, वाज वर्ब में से कोई भी एक चीज होगा तो उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। He used to go, वह जाया करता था। When I was a kid, I used to temple, जब मैं बच्चा था तब मैं मंदिर जाया करता था। फिर आप कहोगे वाज आया है तो इधर used to में ing क्यों नहीं जोड़ा, पगले बच्चे देखो इधर पे, ये सेंटेंस अलग है, तुम्हें नहीं बोला दोस्त, ऐसा सोचना मत। I was a kid, मैं क्या था, बच्चा था। अब यहाँ पे समझो, ये सेंटेंस पूरा अलग है, आई यूज्ड टू गो टेम्पल ये अलग है। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम यूज्ड टू, यहाँ यूज्ड टू के एग्जैक्ट पहले क्या है, इज, एम, आर, वाज वर्ब में से कोई एक आएगा, तब यहाँ पर क्या जोड़ोगे, आईएनजी। बच्चे खाली जगह में खासकर ध्यान रखना, आई एम यूज्ड टू गोइंग, आई एम यूज्ड टू गोइंग, ठीक है, मैं जाया करता था। अब कंडीशन पे आ जाओ, कंडीशन एटले शर्त। इफ और अनलेस से कंडीशन इन द पास्ट नहीं होना चाहिए, वनली क्या होनी चाहिए, कंडीशन। वनली कंडीशन होगी तो उसमें कंजक्शन आएगा इफ और अनलेस। इफ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। और खास बात क्या है, इफ जो है, इफ हमेशा अफर्मेटिव अर्थ शो करता है और अनलेस कौन सा अर्थ शो करता है, निगेटिव। खास ध्यान रखना, अनलेस से सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसमें डू नॉट नहीं होना चाहिए, डज नॉट, डू नॉट नहीं होना, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है। इफ के साथ एक बार डू नॉट डज नॉट आएगा चलेगा, लेकिन अनलेस के साथ डू नॉट डज नॉट नहीं आना चाहिए, वरना सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, दूसरे सेंटेंस में शैल विल और V1 आएगा। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। क्लियर? अनलेस निगेटिव सेंस को शो करता है, ठीक है। सो इतने कंजक्शन सीखे, थोड़े और सीखते हैं। सी द नेक्स्ट पंसर बच्चा, कंडीशन इन द पास्ट। अभी हमने पढ़ा कंडीशन, और अगर आया कंडीशन इन द पास्ट, कंडीशन इन द पास्ट का मतलब है क्या, भूतकाल की शर्त, बीते हुए समय की शर्त। खास बात क्या होगी कंडीशन इन द पास्ट, अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है इफ और अनलेस से, उसमें भी स्टार्ट हुआ था, कंडीशन में भी स्टार्ट हुआ था सेंटेंस इफ और अनलेस से। सेंटेंस इफ और अनलेस से स्टार्ट हुआ हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो, हैड हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो,
पास्ट पार्टिसिपल भूत कृदंत, सब्जेक्ट इफ और अनलेस के तुरंत बाद आया हो सब्जेक्ट, हैड हो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, दूसरा सेंटेंस हो और दूसरे सेंटेंस में कुड हैव, वुड हैव, माइट हैव और आए हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो क्या शो करेगा? कंडीशन इन द पास्ट, कंडीशन इन द पास्ट। इफ ही हैड इनवाइटेड मी आई कुड हैव अटेंडेड हिज बर्थडे पार्टी, यदि उसने मुझे आमंत्रित किया होता तो मैं उसकी बर्थडे पार्टी में शामिल हुआ होता। कई बार क्या होगा बच्चा, सेंटेंस में इफ अनलेस नहीं आ रहेगा, सेंटेंस हैड से ही स्टार्ट हो गया होगा, हैड के बाद सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और दूसरे सेंटेंस में कुड हैव, वुड हैव, माइट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे भी आपको पता है कि कुड, वुड अगर माइट है, अगर उसमें हैव न आया हो तो हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये मॉडल है, मॉडल एक्सिलरीज में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन उसके बाद हैव रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, तो आप आइडेंटिफाई कर जाना ये क्या है? कंडीशन इन द पास्ट। हैड यू इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड योर बर्थडे पार्टी। कंपेयरिंग, कंपेयरिंग आ गया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए डिग्री, तुलना। ओके, डिग्री में 3 डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव पढ़ा। देखो अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वेरी फ्यू से, किससे स्टार्ट हुआ है? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू आया है और उसमें आया है एज एज। वेरी फ्यू के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा होगा बहुवचन में, बहुवचन में, बहुवचन मतलब जो बहु ज्यादा वचन बोले वो बहुवचन नहीं, बहुवचन मतलब प्लूरल। ठीक है, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया आर एज ग्रेट एज मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, अब अगर सेंटेंस याद क्या रखना है? वेरी फ्यू सेंटेंस में आया है, नो अदर आया है, नो अदर आया होगा, नो अदर के बाद आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, कर्ता क्या रहेगा? एक वचन में रहेगा, सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव को सो एज के बीच में रखेंगे। अब ई आर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में प्रत्यय ई आर जुड़ा हो, उसके बाद देन आया हो, उसके बाद आया हो एनी अदर, नो अदर, एनी अदर, एनी अदर आया तो कंपैरेटिव डिग्री है और उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा। मोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में ई आर न जुड़ पाए, लंबे उच्चारण वाला तो मोर आता है, मोर देन, मोस्ट अदर या मेनी अदर आया हो, लेकिन उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा बहुवचन में हो, मोस्ट अदर हो या मेनी अदर, लेकिन हमेशा एनी अदर के बाद सब्जेक्ट क्या रहेगा? सिंगुलर, और मोस्ट अदर, मेनी अदर के बाद क्या रहेगा? प्लूरल। यानी ये कंपैरेटिव डिग्री में दोनों सेंटेंस है, ये दोनों किस में है? पॉजिटिव में। द एडजेक्टिव में ईएसटी, द लॉन्गेस्ट, द बिगेस्ट, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द आया हो तो भी, और या तो उसमें एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव के पहले प्रत्यय मोस्ट हो एडजेक्टिव, या इसमें ईएसटी जुड़ा हो और उसके बाद जिस नाम से तुलना करेंगे वो हमेशा बहुवचन में होगा। मंकी इज वन ऑफ द फनीएस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द फनीएस्ट एनिमल्स, नॉट एनिमल, एनिमल्स, ध्यान रखो। तो ये क्या हो गया? कंपेयरिंग होगा। चॉइस, ओनली चॉइस, ध्यान रखना है, चॉइस का मतलब 2 चॉइस होता है, एक अल्टरनेटिव चॉइस और केवल ओनली चॉइस। ओनली चॉइस रहेगा तो आएगा वुड रादर देन, वुड रादर देन की अपेक्षा। अल्टरनेटिव चॉइस आया तो यहाँ 3 कंजक्शन, और या, आइदर और, दो में से कोई एक, नाइदर नॉट, दो में से कोई एक भी नहीं। अब आते हैं डिस्क्राइबिंग पर्सन या डिस्क्राइबिंग थिंग हो, व्यक्ति का वर्णन, वस्तु का वर्णन, क्या होगा? whom, who, whom, whose, which। देखो हु का मतलब होता है जो, मनुष्य के नाम के लिए ही हु आएगा, whom माने जिन्हें या जिनको, जिसको, whose माने जिसका या जिसकी, जिसके, which माने जो, which हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होगा? वस्तु के लिए, मनुष्य के लिए कभी जो के अर्थ में वस्तु। यहाँ एक कंजक्शन के लिए होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हु, हुम, हुज, विच का यूज नहीं होगा, यहाँ वाक्य के बीच में आएंगे, कैसे? संयोजक के रूप में। ठीक है, अब है शोइंग रीजन, रीजन आया એટલે कारण, कारण बताना, कारण दर्शक, सोई दर्शक। अब देखो कारण दर्शक में क्या होगा आपका? बिकॉज आएगा, बिकॉज क्योंकि, सिंस माने जैसा कि, एज माने सिंस की, ओइंग टू के कारण, ड्यू टू, वाई व ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू, ऐसा कुछ भी आता है तो ये किसको शो करेंगे बच्चे? कारण को, बिकॉज, सिंस, ओइंग टू, ड्यू टू, वाई, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ के कारण, यानी क्या शो करेंगे? रीजन शो करेंगे। ठीक है, शोइंग टाइम,
टाइम का मतलब क्या हुआ, समय दर्शक। समय दर्शाने के लिए सेंटेंस में आएगा नो सूनर, नो सूनर डैश देन। खास बात क्या रखना है, नो सूनर के तुरंत बाद डस, डू या डिड में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नो सूनर डिड द टीचर इंटर्ड, नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लासरूम द स्टूडेंट, जो ही टीचर कमरे में आई बच्चे खड़े हो गए। ओके, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मतलब आश्चर्य सूचित करना है। तो सबसे पहले खास बात क्या है, एक्सक्लेमेशन में आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, एक खड़ी डंडी उसके नीचे बिंदी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जनरली दो तरह से शुरू होंगे, व्हाट या हाउ से। व्हाट से शुरू होगा तो व्हाट के तुरंत बाद एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा, ए अथवा एन आएगा, खास बात है। और उसके बाद कौन है ए एन, उसकी कर्ता की पहचान भी दी रहेगी, कर्ता की पहचान भी दी रहेगी कि कौन है, किसके बारे में बात हो रही। व्हाट अ ग्रेट मैन, ठीक है। हाउ रहेगा, हाउ के तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा, कोई भी ए एन नहीं आएगा, हाउ ग्रेट, हाउ ग्रेट, व्हाट अ ग्रेट मैन, ठीक है। अब आस्किंग परमिशन, परमिशन मतलब अनुमति, इसमें आएगा मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर। यस, परमिशन पूछने के लिए मे का यूज होता है, मे आई टेक योर पेन सर। ओके, अब अगला है डूअर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। डूअर एटले कर्ता, कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है बच्चे, पैसिव वॉइस है। जहां भी ये फंक्शन आइडेंटिफाई करने आएगा डूअर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, समझ जाना सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है एम, इज, आर, वाज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस एजेंट। कंटिन्यूस में होगा तो एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल, शैल, कैन, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़, हैव, हैड, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हुआ तो बस यही स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना है। और पैसिव वॉइस हमने सीखी है, वीडियोज़ में आप देख लेना। अब है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब है इनडायरेक्ट। जहां भी रिपोर्टिंग इवेंट, घटना कुछ भी होगा, रिपोर्टिंग पास्ट इवेंट कुछ भी ऐसा रहेगा तो रिपोर्टिंग आया तो इनडायरेक्ट स्पीच में होना चाहिए। टोल्ड दैट आ रहे, आस्क्ड इफ आ रहे, आस्क्ड WH वर्ड आ रहे, एक्सक्लेम्ड दैट आ रहे, ऑर्डर टू या नॉट टू आ रहेगा तो आप समझ जाना ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप जाकर के वीडियोस में अपलोड्स में चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 6 से 7 लेक्चर हैं, उसमें इंपॉर्टेंट। बच्चों एक बात आज आपने देखा कि एज कई जगह पर आता है, एज की दुनिया अलग है, अलग अलग जगह पर इसका यूज़ और मतलब दोनों अलग है। देख लेते हैं, अगर कंपेयरिंग है, कंपेयरिंग की जगह पे, तुलना की जगह पे एज आएगा तो एज के तुरंत बाद आएगा विशेषण, विशेषण के बाद आएगा एज, यानी एज विशेषण के पहले एज और विशेषण के बाद एज अगर कंपेयरिंग में है। सो एज, सो के बाद विशेषण, विशेषण के तुरंत बाद क्या, एज। समझ पा रहे हो बात को। मैनर ऑफ एक्शन, मैनर बताने में भी एज आता है, लेकिन खास बात है एज के पहले एक पूरा वाक्य और एज के बाद में पूरा वाक्य। वाक्य में कर्ता और क्रियापद रहेगा और दूसरे वाक्य में भी क्या होगा, कर्ता और क्रियापद। ही ड्रास पेंटिंग एज हिज फादर डच, ही ड्रास पेंटिंग एज हिज फादर डच, ठीक है। एज बीच में आएगा और उसके पहले एक पूरा वाक्य और बाद में पूरा वाक्य। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट हुआ यानी विरोधाभास हुआ तो सबसे पहले एडजेक्टिव आएगा, विशेषण आएगा, उसके बाद एज, फिर कर्ता क्रियापद। स्मार्ट एज यू आर, नो वन लुक्स एट यू। हाँ, सपोजिशन आया, सपोजिशन आया तो एज आएगा, लेकिन एज के बाद क्या आएगा, इफ आएगा, फिर कर्ता रहेगा, उसके बाद वर रहेगा, पता चल जाएगा सपोजिशन है। सच एज, सच एज आएगा तो भी समझ में आ जाएगा कि सच एज भी सच के बाद एज आया है, उसमें टॉकिंग अबाउट पीपल, टॉकिंग अबाउट पर्सन, टॉकिंग अबाउट थिंग के बारे में बात रहेगी तो सच एज भी यानी सच के बाद क्या आएगा, एज आएगा। तो एज का इतना अलग अलग सेंटेंस में इस तरह से यूज़ होना है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम सब ने टॉप 20 इम्पॉर्टेंट फंक्शन सीख लिए और बस आपको वीडियो को एक दो बार अच्छे से पॉज करके देख लेना है, रिपीट करके देख लेना है,
पूरा फंक्शन आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो आइडेंटिफाई द फंक्शन, कंप्लीट द सेंटेंस में ये फंक्शन का यूज़ होने वाला है और आपके 1 मार्क भी कटना नहीं चाहिए। एंड आई विल नॉट कट योर मार्क्स, नहीं होने दूंगा मार्क आपके कटने। आपको करना क्या है, वीडियो को देखते रहना दोस्त, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द इन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।